Acute kidney injury. Acute kidney injury is not a diagnosis, rather it describes the situation. ये एक सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, देयर इज़ अ सडन एंड ऑफन रिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन विच डेवलप ओवर अ डेज और वीक्स एंड इज ऑफन अकम्पनाइड बाय रिडक्शन इन द यूरिन वॉल्यूम. सो एक्यूट किडनी इंजरी एक सिचुएशन है जिसमें कि सडन रिवर्सिबल लॉस होता है रीनल फंक्शन का, जो कि डेवलप होता है ओवर अ डेज और अ वीक एंड इज़ ऑफन अकम्पनाइड बाय रिडक्शन इन द यूरिन वॉल्यूम. यूरिन वॉल्यूम जो भी इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा यूरिन वॉल्यूम का. अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ ऑल हॉस्पिटलाइज पेशेंट एंड 20% ऑफ acutely ill patient develop acute kidney injury. In uncomplicated acute kidney injury, mortality is low. However, when it is associated with sepsis and multiple organ failure, mortality is 50 to 70%, and the outcome is usually determined by severity of underlying disorder and the other complication rather than by kidney injury itself. Older patients are higher risk of developing acute kidney injury and have worse outcome. तो इसमें ये बोला है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें मोर्टेलिटी बहुत कम होगी, लो रहेगी. लेकिन अगर सेप्सिस के साथ या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के साथ एक्यूट किडनी इंजरी है तो उसमें 50 से 70% मोर्टेलिटी रहेगी. ओल्डर एज में ज़्यादा रिस्क रहेगा, वर्स आउटकम देखने को मिलेंगे. ठीक है. इसके अलावा इसमें सडन और रिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन जो कि वीक्स और डेज में डेवलप होता है, रिडक्शन होता है यूरिन वॉल्यूम में. एक्यूट किडनी इंजरी ओल्ड एज में देखें तो जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, नेफ्रॉन्स जो है वो डिक्लाइन हो जाएंगे नंबर में विद एज. एज के साथ नेफ्रॉन्स का नंबर कम होता जाएगा. एवरेज GFR फॉल होती जाएगी प्रोग्रेसिवली. सो मैनी ओल्डर पेशेंट विल हैव स्टेबलाइज क्रॉनिक किडनी डिसीज एंड लेस फंक्शनल रिवर्स. इसमें क्रॉनिक किडनी ज़्यादा रहती है ओल्ड एज में. स्मॉल एक्यूट डिक्लाइन इन रीनल फंक्शन में देयरफॉर हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट. Creatinine. As a muscle mass falls with age, less creatinine is produced each day. Serum creatinine can therefore underestimate the severity of renal failure. यानी यहाँ पे ओल्ड एज में क्या होता है कि मसल मास लॉस होता जाता है, इसकी वजह से मसल मास जो है वो फॉल्स हो रहा है एज के हिसाब से, तो यहाँ पे क्रिएटिनिन कम प्रोड्यूस होगा. तो ये क्रिएटिनिन को यूज़ नहीं कर सकते अपन, जैसे कि इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है ओल्ड एज के हिसाब से. मतलब इसको सीवियरिटी के लिए जज नहीं कर सकते क्रिएटिनिन को, क्योंकि ये एज के हिसाब से कम होता है. रीनल ट्यूबुलर फंक्शन ये डिक्लाइन होते जाते हैं एज के हिसाब से, और लीडिंग टू लॉस ऑफ यूरिनरी कंसंट्रेटिंग एबिलिटी. ड्रग्स इंक्रीज ड्रग प्रिस्क्रिप्शन इन ओल्डर पेशेंट मे बी कंट्रीब्यूट टू द रिस्क ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी. कॉजेज जैसे कि इन्फेक्शन, रेनल वस्कुलर डिसीज, प्रोस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, माइलोमा एंड सीवियर कार्डिक डिस्फंक्शन आर कॉमन कॉज in old age में AKD. Mortality rise with age primarily because of the comorbid conditions. Pathophysiology of acute kidney injury. There are many causes of acute kidney injury. It is frequently multifactorial. It is helpful to classify into the three subtypes of these different presentation and treatment. First is pre-renal, when perfusion to the kidney is reduced. Renal, when the primary insult affects the kidney itself. Post-renal, when there is obstruction of to urine flow at any point from the tubule to urethra. तो प्री रेनल, रीनल, पोस्ट रेनल. प्री रेनल मतलब यहाँ पे किडनी में परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है, किडनी तक ब्लड नहीं पहुँच पा रहा. रीनल मीन्स प्राइमरी इंसल्ट कहाँ पे हुई, किडनी में. पोस्ट रीनल यानी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है यूरिनरी आउटफ्लो, यहाँ पे जो यूरिन का फ्लो है उसके ट्रैक्ट में आउटफ्लो आ गया है, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रबल कहाँ पे है, यूरेथ्रा में. तो प्री रीनल जो है इसमें कॉजेज़ क्या क्या जाएंगे, इम्पेयर्ड परफ्यूज़न. तो परफ्यूज़न नहीं हो पा रहा, यानी क्यों नहीं हो पा रहा, कार्डियक फेलियर की वजह से, सेप्सिस की वजह से, ब्लड लॉस की वजह से, डिहाइड्रेशन और वस्कुलर ऑक्लूजन. सो प्री रीनल कॉज कार्डियक फेलियर, सेप्सिस, ब्लड लॉस, डिहाइड्रेशन और वस्कुलर ऑक्लूजन. ठीक है, वेसल्स में कोई ऑक्लूजन आ गया या डिहाइड्रेशन से भी क्या होगा, परफ्यूज़न नहीं हो पाएगा, ब्लड लॉस हो गया या सेप्सिस या कार्डियक फेलियर. सेकेंड इज रीनल. रीनल में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्मॉल वेसल वस्कुलाइटिस, ड्रग्स, टॉक्सिन्स, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जिसका कॉज हो सकते हैं ड्रग्स, टॉक्सिन्स और प्रोलॉन्ग हाइपोटेंशन. इंटेस्टिशियल नेफ्राइटिस इसका कॉज हो सकते हैं ड्रग्स, टॉक्सिन्स
इन्फ्लामेटरी डिसीज, इन्फेक्शन इंक्लूडिंग द कोविड-19। रिवाइज करते हैं रीनल कॉजेज़ को, जिसमें कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस जिसमें ड्रग्स, टॉक्सिन्स और प्रोलॉन्ग हाइपोटेंशन, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जिसमें कि ड्रग्स, टॉक्सिन्स, इन्फ्लामेटरी डिसीज और इन्फेक्शन इंक्लूडिंग द कोविड-19। पोस्ट रीनल कॉजेज़ यूरिनरी कैलकुली, बाइलेटरल यूरिनरी कैलकुली, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूरेथ्रल स्टिक्चर और मिएटल स्टेनोसिस या फीमोसिस। पोस्ट रीनल कॉजेज। तो पोस्ट रीनल में क्या क्या जाएगा? पोस्ट रीनल में यूरिनरी कैलकुली, बाइलेटरल कैलकुली, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूरेथ्रल स्टिक्चर एंड मिएटल स्टेनोसिस, फीमोसिस, ये सब आएंगे। अब इसमें जैसा कि अपन ने देखा था प्री रीनल में रीनल परफ्यूजन में रिडक्शन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीपी जो है, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर में रिडक्शन हो गया, रीनल परफ्यूजन नहीं हो पाता। इससे क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है, जिससे सोडियम का रिटेंशन होता है, जिससे वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। एंजियोटेंसिन also preferentially constrict the glomerular efferent arteriole while prostaglandin are released locally to vasodilate। प्रोस्टाग्लैंडिन वासोडाइलेटेशन कराएगा और जो एंजियोटेंसिन है वो क्या कराएगा? ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टीरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिससे कि नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे कंबाइन इफेक्ट इंक्रीज ग्लोमेरुलर प्रेशर टू मेंटेन द GFR। हाउएवर इफ द ब्लड प्रेशर इज़ वेरी लो, ऑटो रेगुलेशन फेल, तभी क्या होगा? GFR फॉल होने लगेगी। यानी ये जो रेगुलेटरी ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म अगर फेल होगी तभी एक्यूट किडनी इंजरी होगी, प्री रीनल वाला। ठीक है, रीनल परफ्यूज़न जो है अगर लगातार परफ्यूज़न नहीं हो पा रहा है तो फिर उसकी वजह से प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी प्रोग्रेस हो जाएगी रीनल वाले में। ठीक है, रीनल में क्या एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस अपन ने देखा था। ठीक है, भी कहीं ना कहीं ऑक्लूजन देखा था रीनल आर्टरीज में। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी चेंजेस आने लगेंगे, ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में इंटरस्टिशियल इडिमा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीनल वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का कॉज क्या हो सकता है? इश्कीमिया। ठीक है, तो ये सारे टॉक्सिन्स की वजह से, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है, कोविड-19 की वजह से हो सकता है। तो एक्यूट किडनी इंजरी जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से हो सकती है, रीनल कॉजेस है ये। कोविड-19 इन्फेक्शन यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है किडनी इंजरी को बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। सो प्री रीनल में हिस्ट्री क्या मिलेगी? वॉल्यूम डिप्लीशन यानी डायरिया की हिस्ट्री मिल सकती है, वॉमिटिंग, बर्न्स और हेमरेज, सेप्सिस, कार्डियक डिसीज, लिवर डिसीज, ड्रग्स लाइक डायरेटिक्स, एस इनिबिटर्स, ARBs, एनसेट्स, कैल्शियम यूरिन इनिबिटर्स और आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। तो ये हिस्ट्री मिलेगी प्री रीनल में। एग्जामिनेशन में क्या रहेगा? बीपी लो मिलेगा। ठीक है, टेकिकार्डिया, वेट डिक्रीज, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, डिक्रीज स्किन टर्गर, JVP नॉट विजिबल इवन लाइंग डाउन में भी JVP विजिबल नहीं रहेगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, डिक्रीज स्किन टारगेट, वेट डिक्रीज क्योंकि क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है, लॉस हो रहा है ब्लड वॉल्यूम। इन्वेस्टिगेशन यूरिन सोडियम लेस देन 20 mol per liter, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम लेस देन 1%, हाई सीरम यूरिया क्रिएटिनिन रेशियो। तो यूरिया क्रिएटिनिन रेशियो हाई रहेगा इसमें और यूरिन एनालिसिस कराएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन यूरिन सोडियम लेस देन 20 mol per liter, हाई सीरम यूरिया क्रिएटिनिन रेशियो। सेकेंड रीनल में मेनली तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जिसमें कि क्या होगा? हिस्टोलॉजिकली देखें तो इस्केमिक इंजरी ड्यू टू द सीवियर और प्रोलॉन्ग प्री रीनल स्टेट। तो इस्केमिक इंजरी हो रही है, इस्कीमिया की वजह से इंजरी हो रही है। टॉक्सिसिटी जैसे ड्रग्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सिस्प्लास्टिन, टेनोफोविर, मेथोट्रेक्सेट, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, अदर में रेप्टोमाइलोसिस, स्नेक बाइट, एमेनिटा मशरूम्स, इनकी वजह से ATN एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है। और वाइटल साइंस, तो इसमें यहाँ पे हिस्टोलॉजी के अलावा अगर अपन एग्जामिनेशन देखें तो उसमें वाइटल साइंस चेक करेंगे, फ्लूइड असेसमेंट करेंगे, लिम्ब फॉर कंपार्टमेंट सिंड्रोम, अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम का पता करना है तो लिम्ब का एग्जामिनेशन करेंगे।
इसके अलावा वाइटल्स तो लेना ही है। इन्वेस्टिगेशन में यूरिन सोडियम मोर देन 40 रहेगा, 40 mol पर लीटर यूरिन सोडियम। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम मोर देन 1%। डेंस ग्रेनुलर मडी ब्राउन कास्ट रहेगा, तो यहाँ पे मडी ब्राउन कास्ट मिलते हैं। और क्रेटिनिन काइनेस चेक करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। अब ग्लोमेरुलर इंजरी हुई तो उसमें क्या हो सकता है, रेस, वेट लॉस, आर्थरालजिया, ये सब अपन को क्या मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये आपकी हिस्ट्री लेना पड़ेगा कि रेसेस तो नहीं है, ठीक है, या फिर वेट लॉस तो नहीं है, ENT, आर्थरालजिया, चेस्ट सिम्टम, पल्मोनरी रीनल सिम्टम, IV ड्रग यूज़ तो नहीं किए हैं, ये सब की हिस्ट्री लेना पड़ेगा। रिसेंट इन्फेक्शन की तो नहीं है, रेसेस, वेट लॉस, ये हिस्ट्री लेनी पड़ेगी ग्लोमेरुलर में। क्योंकि यहाँ पे फिर हिस्ट्री के बाद हिस्टोलॉजी वगैरह, तो इसमें यहाँ पे क्या रहेगा, हाइपरटेंशन, एडिमा और परप्यूरिक रेसेस और यूवाइटिस और अर्थराइटिस, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि एग्जामिनेशन में क्या क्या मिलेगा। एग्जामिनेशन कराएंगे, किस किस का एग्जामिनेशन करेंगे, हाइपरटेंशन मिलेगा इसमें, ग्लोमेरुलर में हाइपरटेंशन मिलता है, एडिमा, परप्यूरिक रेसेस, यूवाइटिस, अर्थराइटिस मिलेगा। और इन्वेस्टिगेशन प्रोटीन यूरिया, हेमेचूरिया, रेड सेल कास्ट, डिस्मॉर्फिक रेड सेल, एंटी न्यूक्लियर, साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, एंटी GBM एंटीबॉडी, ANA, C3C4 कॉम्प्लीमेंट, वायरल हेपेटाइटिस, रेनल बायोप्सी। फिर टिब्यूलो इंटस्टिशियल में इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस लाइक ड्रग्स लाइक PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हो गए, पेनिसिलिन, एनसेड्स, सार्कोइडोसिस, टिब्यूलो इंटस्टिशियल कॉजेस, या टिब्यूल्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। टिब्यूल्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, माइलोमा मिल सकता है। तो इसमें एग्जामिनेशन में फीवर और रेस, और इन्वेस्टिगेशन ल्यूकोसाइटोयूरिया, वाइट सेल कास्ट, मिनिमल प्रोटीन यूरिया, पेरा प्रोटीन, बेंजोन प्रोटीन और कैल्शियम। इसके अलावा ट्यूबुलर क्रिस्टल नेफ्रोपैथी, ड्रग्स, ऑक्सलेट्स, यूरेट, ये सब भी देखना पड़ेगा। यूरिन माइक्रोस्कोपी, सीरम यूरेट के लिए, यूरिन कलेक्शन फॉर ऑक्सलेट, ये सब किसमें प्री रीनल। उसके बाद अपन ने रीनल देख रहे हैं, तो रीनल में अपन ने एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस देखा, ग्लोमेरुलर में बहुत सारे देखे, ट्यूबुलो इंटस्टिशियल्स देखा। अब उसके बाद जो है वो वस्कुलर में जैसे कि रीनल इन्फेक्शन, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, थ्रोम्बो एम्बोलाई, वेरी, इसके अलावा इन्फेक्शन। तो इसमें फ्लैंक पेन होगा, ठीक है, ट्रॉमा, एंटीकोगुलेशन, ठीक है। तो ये अपन क्या देख रहे हैं, हिस्ट्री, कि फ्लैंक रीजन में पेन मिल रहा है, ठीक है, हिस्ट्री। एंटीकोगुलेशन थेरेपी की हिस्ट्री मिल जाए, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस रहे, डायरिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये हिस्ट्री लेना पड़ेगा। और हाइपरटेंशन मिलेगा एग्जामिनेशन पे, लिविडो रेटिकुलरिस, स्क्लेरोटक्टाइल, हाइपरटेंसिव चेंजेस इन द फंडोस्कोपी। इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल यूरिन एनालिसिस, CT एंजियोग्राफी, ड्रॉपलर रीनल अल्ट्रासाउंड, C3C4, प्लेटलेट हिमोलाइसिस, ये सब। पोस्ट रीनल में ब्लैडर आउटलेट सिम्टम, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, BPH की हिस्ट्री, प्रोस्टेट ब्लैडर, सर्वाइकल कैंसर की हिस्ट्री लेंगे, ब्लड आउटलेट सिम्टम्स, ब्लैडर आउटलेट सिम्टम्स यानी आउटलेट में कोई दिक्कत है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर यानी नर्व सप्लाई नहीं है ब्लैडर को, तो इससे क्या होगा, आउटफ्लो नहीं हो पाएगा। एग्जामिनेशन में रेक्टल एग्जामिनेशन प्रोस्टेट के लिए एनाल टोन चेक करो, डिस्टेंटेड ब्लैडर मिलेगा, पेल्विक मास मिल सकता है, क्योंकि ये पोस्ट रीनल में सारे ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है। और इसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन यूरिन एनालिसिस करना पड़ेगा, हेमेचूरिया, रीनल अल्ट्रासाउंड, हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए, और आइसोटोप रीनोग्राम, डिलेड एक्सक्रीशन के लिए। मैकेनिज्म एंड एग्जांपल ऑफ ड्रग इंड्यूस रीनल डिसीज डिसफंक्शन, ड्रग्स की वजह से हीमोडाइनामिक मैकेनिज्म एनसेट्स में देखने को मिलेगी, एस इनहिबिटर्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के लिए ड्रग्स जैसे कि एम्फोटेरिसिन, पैरासीटामोल, ओवरडोज इससे होता है। ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन एसाइक्लोवियर की वजह से, नेफ्रोकैल्सिनोसिस, ओरल सोडियम फॉस्फेट की वजह से।
AKD का क्लिनिकल फीचर क्या है? ऑल इमरजेंसी एडमिशन टू हॉस्पिटल शुड हैव द रीनल फंक्शन, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, ये सब चेक करेंगे, असेसमेंट करना पड़ेगा। दोस्त विथ को एग्जिस्टिंग डिसीज सच एज डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर, लिवर डिसीज, उसके लिए तो फिर ग्रेट रिस्क रहेगी। और पेशेंट जो इसमें हाई सीरम क्रिएटिनिन अगर मिल रहा है तो इम्पोर्टेंट होता है एक्यूट किडनी इंजरी के लिए। और हाई सीरम क्रिएटिनिन, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टेबलाइज वेदर दिस इज एन एक्यूट और एक्यूट ऑन क्रॉनिक। Previous measurement of renal function are the best guide, but clinical feature of AKD includes short duration. तो इसके अलावा इसमें अलग अलग लेवल पे किया जाता है। जैसे प्री रीनल के लिए क्या मिलेंगे? प्री रीनल में टेकीकार्डिया, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, फॉल ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ मोर देन 20/10 mmHg, इतना ज़्यादा फॉल हो रहा है बीपी, तो बीपी कम हो रहा है, टेकीकार्डिया है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो रहा है प्री रीनल में। इसके अलावा वैल्यूएबल अर्ली साइन ऑफ इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन, मोर सिग्निफिकेंट हाइपोवोल्यूमिया है, तभी तो बीपी कम हो रहा है। पेरिफेरल परफ्यूजन पुअर हो रहा है, कोल्ड पेरिफेरी मिलेगी, डिले कैपिलरी रिफिल, वार्म पेरिफेरी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोटेंशन में इंडिकेट सेप्सिस। अगर सेप्सिस है तो वहाँ पे वार्म पेरिफेरी भी मिल सकती है, लेकिन अगर सेप्सिस नहीं है तो कूल पेरिफेरी मिलेगी। पेरिफेरल वासोडाइलेटेशन मिल सकता है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से। तो प्री रीनल्स में ये सब देखना है अपन को, ठीक है। तो इसमें हाइपोटेंशन वगैरह रहेगा मेन तो प्री रीनल में। और रीनल, ठीक है, रीनल में क्या रहेगा? इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह मिलेगा, हेमेचूरिया, प्रोटीनयूरिया, ठीक है, SLE, वस्कुलाइटिस, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। इंटेस्टिशियल नेफ्राइटिस। पोस्ट रीनल में क्या रहेगा? इसमें पेशेंट शुड बी एग्जामिन क्लिनिकली टू लुक फॉर एविडेंस ऑफ ब्लेडर वगैरह का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन का पता करना है पोस्ट रीनल के लिए। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी का? असेस फ्लूइड स्टेटस, अगर फ्लूइड स्टेटस को पहले तो असेस करो, ठीक है। अगर हाइपोवोल्यूमिक है तो उसमें हेमोडाइनामिक स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा फ्लूइड एक्सचेंज थेरेपी से। अगर वो ई वॉल्यूमिक हो गया, नॉर्मल वॉल्यूम हो गया, तो वहाँ पे फ्लूइड इंटेक टू यूरिन आउटपुट प्लस एन एडिशनल 500 ml पर 24 आवर टू कवर इनसेंसिबल लॉस को फिर रोकना है। और अगर फ्लूइड ओवरलोड हो गया है तो डायरेटिक्स देना है। देखो, कभी फ्लूइड कम है तो वॉल्यूम दे दो, चढ़ा दो, नॉर्मल वॉल्यूम है तो वहाँ पे लॉस को रोकना है, और अगर ओवरलोड हो गया है फ्लूइड का तो डायरेटिक्स देना है, लूप डायरेटिक्स विथ हाई डोज फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड। अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है। अगर पोटेशियम 6.5 मोल से ज़्यादा है, ECG चेंजेस आ रहे हैं, हाइपरकेलेमिक चेंजेस आ रहे हैं ECG में, तो वहाँ पे अपन को कैल्शियम ग्लूकोनेट देना पड़ेगा ताकि टू स्टेबलाइज द मायोकार्डियम। लोअर पोटेशियम बाय ओरल पोटेशियम एक्सचेंज रेजिन टू प्रिवेंट पोटेशियम एब्जॉर्प्शन। पोटेशियम रेजिन दिए जाएंगे ताकि क्या होगा, ये पोटेशियम एक्सचेंज रेजिन दिए जाएंगे ताकि पोटेशियम एब्जॉर्प्शन ना हो पाए, उसको प्रिवेंट करेंगे। इसी से अपन स्टेबलाइज कर सकते हैं मायोकार्डियम को, किससे? कैल्शियम ग्लूकोनेट को देके। कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है हाइपरकेलेमिया में, मोर देन 6.5 mol पर लीटर अगर आ रहा है और ECG में हाइपरकेलेमिक चेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। फिर इसके अलावा डिसकंटिन्यू पोटेंशियली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स को डिसकंटिन्यू करना है। एडिकेट न्यूट्रिशनल सपोर्ट, कंसीडर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अपर GI ब्लीडिंग। स्क्रीनिंग फॉर इंटरकरेंट इन्फेक्शन एंड ट्रीट प्रॉम्प्टली, इंटरकरेंट इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग भी करना है। वॉल्यूम स्टेटस को ऑप्टिमाइज करना है। सबसे मेन तो इसमें वॉल्यूम है, हाइपोवॉल्यूमिया है तो उसको ठीक करो, ठीक है। आइसोटोनिक सलाइन वगैरह देखिए ताकि नॉर्मल वॉल्यूम हो सके। एक्सेसिव फ्लूइड अवॉइड करना है। अंडरलाइन कॉज को ठीक करना है, जो भी अपन ने कॉजेस पढ़े उनको, और इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस को मैनेज करना है, जिनमें रेब्डोमाइलोसिस है, बर्न है, हेमोलाइसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, उसमें हाइपरकेलेमिया कॉमनली मिल जाता है, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है।
न्यूट्रिशन, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दे सकते हैं।